Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So let's get started with the part 3 of verb. पार्ट 2 हम पहले ही कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वर्ब का आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया, कैसे आप वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और क्या क्या उनके प्रकार होते हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं आपकी तीन, इन्फिनेटिव्स, जिरंड्स और पार्टिसिपल्स, तीनों के रूल्स और तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करें। और स्पेशली हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है और जो आपका जिरंड होता है, दोनों आपकी आईएनजी वाली फॉर्म होती हैं, है ना। दोनों को हमने बढ़िया से डिस्कस किया कैसे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो वीडियो डेफिनेटली देख लेना, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव से रिलेटेड। क्योंकि बड़ा वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिफिकेशन तो बताया ही है, साथ में आपको रूल्स भी बताए हैं और बहुत टाइप की चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने बताई हैं वहाँ पर, है ना। और पार्ट 3 जो है, ये मैं कहूँगा आपसे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीनों अभी तक जो हमने वीडियोस करे हैं उसमें से ये फिलहाल तीसरा है, तो तीनों में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम फाइनाइट वर्ब्स के रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनको आप मेन वर्ब मानते हो, जिनको आप मानते हो कि ये हमारी मेन वर्ब्स होती हैं और इनके हम रूल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके रूल्स होते हैं ना वर्ब से रिलेटेड, सारे हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। क्लियर? और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, आपको पीडीएफ तो चाहिए ही होगी, है ना। और अगर नहीं चाहिए किसी को पीडीएफ, तब भी यार पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। और उससे रिवाइज ज़रूर करो, क्योंकि कि होता क्या है, कई बार हम वीडियोस देखते हुए हमें लगता है कि सब कुछ हमें आ गया, सब कुछ तैयार हो गया है ना, अब कुछ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम पर जाना है, और लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पीडीएफ से आपको रिवाइज करना है, रिवाइज जरूर करना है ना। और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9264922851। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कभी भी, है ना, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से अपना रोड मैप समझ लो कि हमने कहाँ से शुरू किया था चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था वर्ब्स का। तो हमने देखा कि यार यार यहाँ पर ना टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी होती है द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब इन नेचर होती हैं, मेन नहीं होती हैं, ये सपोर्टिंग एक्टर का काम करती हैं, है ना। मेन एक्टर जो होता है वो दूसरा होता है। मेन एक्टर कौन होता है? मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं? मेन होती हैं रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी वर्ब्स। ये होती हैं आपकी मेन वर्ब्स या फिर रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी वर्ब्स, है ना। अब ऑक्सिलरी वर्ब पे फिर से आओ। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कुछ होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, है ना। एक आपका जो हीरो होता है उसके कुछ होते हैं जो एकदम साथ में रहते हैं, हमेशा ही साथ में रहते हैं, कुछ एक एक दो दोस्त होते हैं। कुछ होते हैं जो बीच बीच में आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनका कैमियो होता है। तो ये होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपकी तीन टाइप की होती हैं। पहला है आपका टू बी, पहला है टू बी, दूसरा है टू हैव, तीसरा है टू डू। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर, तो टू बी में आपके कुछ आती हैं, जैसे कि ले इज हो गया, एम है, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इनका मतलब होता है कि होना। कि होना, कि कोई चीज क्या है या कैसी है, वो चीज बताती है क्या, टू बी। तो टू बी में इतने आते हैं। फिर आता है टू हैव। टू हैव में आपके तीन ही होते हैं, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, बस तीन ही आते हैं। फिर आता है टू डू। टू डू आपका डू होता है, डज होता है और डिड आता है। डिड आपका केवल पास्ट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टू डू। डू और डज। तो ये हो गया आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। फिर आती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी कौन सी होती हैं? विल है, वुड है, मस्ट है, शुड है, कुड है ना, मे है, माइट है, ऑट टू है। तो इस टाइप की जो भी आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं, ऑक्सिलरीज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो वर्ब्स है ना, ये मेन नहीं है, इनके साथ में कोई ना कोई एक मेन वर्ब होगी, होती ही है। आई विल गो, अब गो जो हो गया ना, वो आपकी मेन वर्ब हो गई, विल तो आपकी ऑक्सिलरी हो गई। है ना। फिर देखो आपकी रेगुलर और ऑर्डिनरी वर्ब्स जो होती हैं, इनमें दो टाइप की होती हैं।
फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके पिछले वीडियोस में। पिछले वीडियो में हमने करा था, जो कि आपकी तीन होती हैं। पहली होती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो होती है पहली वाली। दूसरी आपकी होती है जिरंट या फिर जेरंट। फिर थर्ड आपका होता है पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। तो ये तीन होती हैं, तीनों से रिलेटेड सारे रूल्स हम कर चुके हैं। तो ये आपका डन हो गया, इसमें कुछ खास करने को है नहीं, तो ये भी डन ही है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब्स, इसके सारे रूल्स हम कर लेंगे। फिर आपका एक और वीडियो आएगा छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर भी यार कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं मानता हूँ। वुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, इनको कहाँ लगाएं, कहाँ पर किसकी क्या ज़रूरत होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, आपकी जो ग्रामर है ना, वो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हम डिटेल में जाके। तो इसका एक और वीडियो आएगा, फिर आपका वर्ब जो है 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम रूल्स की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स की है जब हम बात करेंगे, तो सिंपली हम सीधा शुरू करेंगे रूल्स से, ठीक है, रूल्स। चलो देखते हैं। सो रूल्स ऑफ वर्ब्स, लेट अस सी रूल्स। तो आपके टोटल देखो 14 रूल्स हैं इसमें। तो रूल 1 से शुरू करते हैं। रूल 1 आपका कहता क्या है? रूल 1 देखो क्या कहता है। रूल 1 जानने से पहले आप किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इमेजिन करो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी वर्ब होती है। अब वर्ब यहाँ पर दोनों टाइप की हो सकती है या फिर एक ही हो सकती है, ऑक्सिलरी हो गई, फिर मेन वर्ब हो गई, व्हाटएवर। फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसी टाइप का आपका होता है एक सेंटेंस। तो यार यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, कुछ सेंटेंसेस में ना सब्जेक्ट आपकी दो हो जाती हैं। जैसे के लिए मैं बोलूँ कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। फिर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, तो यहाँ पर देखो दो सब्जेक्ट हो गई ना, मैं और मेरा दोस्त, आई एंड माई फ्रेंड। तो होता क्या है कि अब ये जो दो सब्जेक्ट्स आ गई हैं, इन दो सब्जेक्ट्स को ना ऐड किया जाता है। इनको आप ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने पिछला वाला जो सेंटेंस बोला कि आई एंड माई फ्रेंड, होता क्या है कई बार आपको केवल एंड से नहीं, कुछ और चीज़ों से भी ऐड कर सकते हो। जैसे के लिए, जैसे के लिए एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than one। अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनको कैसे यूज करते हैं, वो आपको सेंटेंसेस में दिख जाएगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि when two or more subjects are joined by these words, इन दो वर्ड से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइन किए गए हैं। कैसे? मान लिया हमारे पास एक है सब्जेक्ट, है ना, मैं एस बी लिख देता हूँ, केवल समझ जाना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका 1 हो गया। और फिर यहाँ पर ये दोनों ऐड किए जाते हैं एक इन्हीं में से एक वर्ड से, और फिर आपका आता है सब्जेक्ट 2, है ना। आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। हम्म अब ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके हो गए और ये ऐड हैं, इन दोनों से ज्वाइन किए गए हैं। तो फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसा केस है इस टाइप का, देन द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली। अब इसके बाद आप वर्ब भी लगाओगे। जैसे कि लिए ये मैंने वर्ब लगाई, ये मैंने वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई होगी। ये अगर सिंगुलर होगा तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सिंगुलर लगाई वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मैंने प्लूरल लगाई होगी। उसी तरह अब ये वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, या फिर ये प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो भी वर्ब आएगी ना, इसमें जो भी वर्ब आएगी, वो वर्ब हमारी एग्री करेगी फर्स्ट सब्जेक्ट से ओनली। ये बस मान के चलो कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपका जो भी मतलब आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स वॉज गोइंग, है ना, वॉज गोइंग, सो आई के साथ में आप वॉज लगाते हो, आई वॉज। तो इस तरीके से आप करोगे। आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट 1 होगा उसके अकॉर्डिंग जाओगे। चलो, तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका जो पहला सब्जेक्ट है ना, जो पहला सब्जेक्ट है वो बॉस है। अब जो बॉस होता है देखो, उसका कहना सब मानते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट 1 आपका बॉस है, तो बॉस का कहना माना जाएगा। बॉस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी।
अभी तक बहुत क्लियर नहीं अगर हुआ हो तो अब एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, द सब्जेक्ट along विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। मतलब क्या है, हमने यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स लिए हैं। आपका सब्जेक्ट वन हो गया द टीचर, सब्जेक्ट टू हो गया द स्टूडेंट्स। पहला वाला सिंगुलर है, पहला वाला सिंगुलर है, दूसरा वाला प्लूरल है, प्लूरल है। और फिर आपकी आती है वर्ब, ये आई आपकी वर्ब। और वर्ब देखो, वर्ब आपने इज लगाया है, आपने आर नहीं लगाया है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना वो टीचर है, इसलिए सिंगुलर आएगा, इज आएगा। दूसरे में देखो, माई फादर एज वेल एज माई अंकल्स, माई फादर एज वेल एज माई अंकल्स वर्क्स इन द आर्मी, वर्क्स इन द आर्मी। क्योंकि आपको पता है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हो ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपकी जो वर्ब होती है उसमें एस आई एस लगता है। तो इसी तरह आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज फादर, और फादर आपका सिंगुलर है इसलिए वर्क्स आएगा। नेक्स्ट है आपका, द प्लेयर्स टुगेदर विद द कोच आर रेडी। अब देखो, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लेयर्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए आपने आर लगाया है। अदरवाइज आपका सेकंड जो सब्जेक्ट था वो कोच था, लेकिन कोच आपका सिंगुलर था, लेकिन आपने सिंगुलर नहीं लगाया क्योंकि आप पहले वाले के लिए एग्री करोगे। फिर आपका आता है मोर देन वन, मोर देन वन बॉय हैज फेल्ड द टेस्ट। अब यहाँ पर देखो कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मोर देन वन के साथ में मोर देन वन बॉयज करें या मोर देन वन बॉयज हैव फेल्ड। नहीं, पहली बात तो यहाँ पर मोर देन वन बॉय ही आएगा, सिंगुलर आता है। दूसरी बात, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। सो फ्रेज, ये फ्रेज जो है ना, कंप्लीट जो फ्रेज है मोर देन वन बॉय, ये सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए आप हैज ही लगाओगे। नेक्स्ट है आपका, नथिंग बट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। नथिंग बट हार्ड वर्क है ना। अब नथिंग बट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क अगेन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया नथिंग, जो कि सिंगुलर की तरह काम करेगा, इसलिए आप लीड्स लगाओगे। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल एंड नॉट द टीचर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था, टीचर्स नहीं थे, इसलिए आपको वॉज लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अगेन प्रिंसिपल है, सिंगुलर है जो कि, इसलिए आप वॉज लगाओगे। तो पहला रूल आई होप बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह आपके जो भी ये वर्ड्स होते हैं ना कनेक्टर्स, जैसे एज वेल एज है, along विद है, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक या अनलाइक, रादर देन, एंड नॉट, नो लेस देन, मोर देन वन, नथिंग बट, या फिर एक्सेप्ट। तो इन सब से अगर ज्वाइन किए गए हैं दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या दो सब्जेक्ट्स, तो आपकी जो वर्ब है वो एग्री करेगी विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर? चलो रूल टू पे चलते हैं। रूल टू क्या कहता है? रूल टू जो है ना, वो मान के चलो कि जस्ट ऑपोजिट है, आपका जस्ट ऑपोजिट है रूल वन के। रूल वन कहता था कि हमने कुछ लिस्ट देखी वर्ड्स की, अगर ये कनेक्टर्स हैं, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप फर्स्ट वाले से एग्री करोगे। यहां पर कहते हैं व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बट, नन बट, है ना। ये अगर आपके आए हैं, ये चार अगर आपके आए हैं, तो वर्ब आपकी एग्री करेगी विद द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू इट। मतलब नियरेस्ट मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट वन है, ठीक है, और फिर आपका सब्जेक्ट टू है, और फिर आपका वर्ब जो है, ठीक है, वर्ब जो है वो एग्री करेगी इससे, वर्ब टू से, ठीक है। और यहाँ पर ये चार जो भी हमने देखे, यहाँ पर ये चार हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो यहाँ पर चलो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, है ना। एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिलेंगे और भरपूर मिलेंगे, जिससे क्लैरिटी जो है ना वो एकदम टॉप नॉच की हो जाए। सो पहला आपका एग्जाम्पल है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो कि सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड आपका क्या है, द स्टूडेंट्स। ये आपका पहला था टीचर, टीचर आपका सिंगुलर था, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल था, इसलिए आपने आर लगा दिया। सो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपके क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, इसलिए आप आर लगाओगे। नेक्स्ट है आपका, आइदर द स्टूडेंट्स
और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आपका जो सेकंड है वो टीचर है जो कि सिंगुलर है ना। नियरेस्ट जो है वो टीचर है, टीचर सिंगुलर है इसलिए इज लगाओगे। नेक्स्ट है नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब ये आपका कोई स्कूल होगा या कॉलेज होगा जहाँ पर बॉयज बहुत सारे हैं, गर्ल एक ही है। तो गर्ल की बात कर रहे हैं तो गर्ल आपका जो नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट आपका गर्ल है जो कि सिंगुलर है इसलिए आप हैज लगाओगे, अदरवाइज आप हैव लगाते। फिर है नाइदर द गर्ल नॉर द बॉयज हैव कंप्लीटेड, है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा है। आपका जब भी नियरेस्ट सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे कि लिए बॉयज है, बॉयज आपका प्लूरल है इसलिए हैव लगाओगे। नॉट ओनली, अब नॉट ओनली वाला देख लो, नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक। बट ऑल्सो द वर्कर्स मतलब केवल मैनेजर ही नहीं, वर्कर्स भी स्ट्राइक पे हैं। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, वर्कर्स। वर्कर्स आपका प्लूरल है तो आर आएगा। फिर है आपका नॉट ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो द मैनेजर इज ऑन द स्ट्राइक, है ना। अब जो यहाँ पर जो नियरेस्ट है वो आपका मैनेजर है इसलिए आप सिंगुलर के साथ में इज लगाओगे। फिर आपका लास्ट नन बट वाला देख लो, नन बट द लीडर्स वर इनवाइटेड। अब यहाँ पर नियरेस्ट आपका एक ही है जो कि लीडर्स है, और लीडर्स आपका नाम से पता चल रहा है प्लूरल है इसलिए आप वर लगाओगे। क्लियर है। तो रूल टू भी क्लियर है ना। रूल टू भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कुल मिला के अगर रूल वन से कंपेयर करो तो आपके चार हैं जो आइदर आर और हैं, ठीक है, और नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट। ये चार जो हैं यहाँ पर नियरेस्ट वाले से एग्री करती है वर्ब आपकी। अदरवाइज जो भी पहले वाले थे एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद, वहां पर पहले वाले से। चलो अब हम बात करते हैं रूल थ्री की। रूल थ्री आपका क्या कहता है। रूल थ्री आपका काफी इजी और छोटा सा रूल है, बच्चा सा। देखते हैं क्या है। सो वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन, नन, इतने सारे हो गए, आर सिंगुलर इन मीनिंग इवन इफ दे टॉक अबाउट मैनी पीपल, है ना। ईच पर्सन, एवरी पर्सन, जब भी आप बात करते हो ना इस तरीके से आप इनको यूज करके करोगे तो इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे। सो दे आर फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, है ना, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब से फॉलो करेंगे। चलो इनके भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से सबसे बढ़िया क्लैरिटी आती है। सो रूल थ्री आपका कहता है यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ईच स्टूडेंट इज रेडी फॉर द टेस्ट। ईच स्टूडेंट इज रेडी, यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर है। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, यहाँ पर एवरी चाइल्ड नीड लव एंड केयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस या एस लगाते हो। इसलिए हमने भी लगाया है। फिर है आपका आइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। इज करेक्ट, है ना, हम ये नहीं कहते कि आइदर ऑफ द टू आंसर्स आर करेक्ट, नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। फिर है आपका नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड, ना कि हैव कंप्लीटेड, इसलिए आपका यहां पर भी आपका सिंगुलर ही आएगा। एनीवन, एनीवन हु वर्क्स हार्ड अचीव्स सक्सेस, हमेशा उसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करना है। नेक्स्ट है आपका नो वन, नो वन नोज द ट्रूथ। नो वन नोज द ट्रूथ, अगेन हमने नो वन को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया। फिर है आपका नन ऑफ द मनी इज लेफ्ट, कोई भी पैसा नहीं बचा है। नन ऑफ द मनी, यहाँ पर नन आपका क्या लिया रहा है, नन का मतलब है कि नॉट वन अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है ना। तो ये आपका था रूल थ्री। रूल थ्री और भी है क्या, हाँ रूल थ्री और भी है। रूल थ्री अपना आगे ये है क्योंकि आपका जो यूज ऑफ नन है ना थोड़ा सा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल इन द सेंस ऐसे है, देखते हैं एक्चुअली। यूज ऑफ नन, सो इफ नन इज यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन। अब हमने नाउन करा है ना, नाउन में आपके दो टाइप्स के नाउन होते हैं, एक हो गया काउंटेबल नाउन जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हो, एक होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। काउंट जिन्हें कर सकते हो, पेन हो गया, काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच। काउंट अनकाउंटेबल है, सॉल्ट हो गया, काउंट नहीं कर सकते, कितने सॉल्ट हैं, तीन सॉल्ट हैं, चार सॉल्ट हैं, शुगर है, नहीं कर सकते। तो बात यह है कि इफ नन इज यूज्ड with a countable noun, the verb is usually plural, and if none is used with uncountable noun, with an uncountable noun, the verb is singular.
ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो पहले वाले में देखते हैं। नन ऑफ द बॉयज हैव डन द वर्क, हैव डन द होमवर्क। तो सिंपल सी बात है, नन आपका अगर काउंटेबल प्लूरल के साथ आएगा, जैसे के लिए बॉयज है यहाँ पर, काउंटेबल प्लूरल है, तो आप हैव लगाओगे। तो ये बेसिक सी सेंस कहती है कि अगर आपको काउंटेबल प्लूरल मिल गया नन के साथ में, तो आप किसके साथ जाओगे, आप प्लूरल नाउन के, प्लूरल वर्ब के साथ जाओगे। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। नन ऑफ द वर्क, अब वर्क क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल इन नेचर होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहां पर हम सिंगुलर ही लगाएंगे। सो वर्ब के साथ में अनकाउंटेबल, वर्क 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 आपका अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए वर्ब जो है वो इज आएगी। क्लियर है। चलो अब रूल 3 में हम ईच की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात अभी बाकी रह गई है। ईच की बात कर लेते हैं। ईच आफ्टर, ईच यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। हमने देखा कि ईच स्टूडेंट की हमने बात कर ली, ईच स्टूडेंट। अब ईच स्टूडेंट की जब आप बात करते हो ना, तो देखो ईच है ना वो पहले आ रहा है, आपका सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ईच जो है ना वो बाद में आता है, वो आफ्टर द सब्जेक्ट आता है, और वहां पर ना थोड़ी सी जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं? when each comes after the subject the verb becomes plural बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक्चुअली आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अगेन एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। वी ईच हैव अवर बैग्स, वी ईच हैव अवर बैग्स, है ना। वी आपका पहले आ गया, है ना, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, और फिर आपका ईच आया, इसलिए आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, है ना। सो वी ईच हैव अवर बैग्स, वी ईच हैज नहीं लगाएंगे, देखो सेंटेंस भी नहीं बनाता, बहुत अच्छी कोई सेंस नहीं देता, है ना। फिर है आपका दे ईच आर ऑनेस्ट, उनमें से सारे ऑनेस्ट हैं, से सो दे ईच आर ऑनेस्ट। फिर है द स्टूडेंट्स ईच हैव एन आई कार्ड, द स्टूडेंट्स ईच हैव, each student has an I card and the students each have I card। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं each student। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा each student has I card, has an I card, ठीक है, an ID कार्ड जो भी है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपके ऊपर है, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या यूज करना चाहते हो। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। चलो भाई रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है ना, रूल नंबर 4, लेट अस सी। ये कहता है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन शोज वन अमाउंट। कई बार क्या होता है कि एक प्लूरल नाउन होता है लेकिन वो एक ही अमाउंट को दर्शाता है। एक ही अमाउंट हो सकता है, या एक कोई डिस्टेंस हो सकती है, या फिर एक कोई पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, या फिर एक कोई टोटल नंबर हो सकता है, कोई मेजरमेंट हो सकता है ना, वेट हो सकता है, टाइम है, डिस्टेंस है, अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन वो एक को दिखाता है। दिखने में वो प्लूरल लगता है लेकिन वो दिखाता एक को है, तो उसको आप एक यूनिट की तरह ही ट्रीट करोगे। हम्म एक यूनिट की तरह ही ट्रीट करोगे। अब एक यूनिट की तरह ट्रीट करोगे तो आप भैया आपकी वर्ब जो है वो भी तो सिंगुलर ही आएगी, है ना, वो भी आपकी सिंगुलर ही आनी चाहिए। सिंपल सी बात है। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, लेट अस सी। एग्जांपल्स देखेंगे और क्लैरिटी आएगी। सो 4 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 किलोमीटर्स एज अ सिंगल यूनिट ऑफ डिस्टेंस की। 4 किलोमीटर्स एज अ सिंगल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो वो तो आपका एक एक सिंगल यूनिट अगर हुई तो आपकी जो वर्ब है दैट इज हमने यूज किया है। 4 किलोमीटर्स आर नॉट अ सिंगल डिस्टेंस नहीं होगा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। 4 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा। फिर है आपका 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्सन लाइफ। तो 10 ईयर्स भले ही देखने में देखो 10 ईयर्स लगते हैं, लेकिन एक एक सिंगल टाइम है ना, एक एक टाइम है लाइफ का। फिर है 200 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट टूडे। 200 रुपीज इज अ स्मॉल, 200 रुपये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है आजकल, हाँ ऐसा ही तो बोलते हो हिंदी में। फिर है 5 किलोज ऑफ राइस इज इनफ।
अब ये तो नहीं बोलोगे 5 किलोज ऑफ राइस आर इनफ, नो, 5 किलोज ऑफ राइस इज इनफ फॉर द फैमिली। फिर है आपका 3 hours इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर? चलो कुछ और एग्जांपल्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कई बार क्या होता है यार, कुछ ऐसा होता है कि वहां पर आपको सेंस लगानी पड़ती है, आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। क्योंकि यार इंग्लिश ग्रामर ना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कुछ कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो, 200 रुपीज वर स्टोलन फ्रॉम माई वॉलेट। अब यहाँ पर रुपीज जो है ना वो सेपरेट नोट्स की बात कर रहे हो, कॉइन्स की बात कर रहे हो, एक सिंगल अमाउंट की तरह आप ट्रीट नहीं कर रहे हो। कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 200 रुपीज वर स्टोलन मतलब चोरी हो गए थे, है ना। फिर है 10 years हैव पास्ड सिंस वी मेट, मतलब 10 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं। 10 साल एक छोटा अमाउंट होता है जिंदगी में, लेकिन 10 साल गुजर गए हैं, है ना। इसलिए आप यहाँ पर हैव लगाओगे जो कि प्लूरल होता है। सो हेयर ईयर्स आर सेपरेट पासिंग यूनिट्स। समझ गए? चलो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5, अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, लेट अस सी। रूल नंबर 5 ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसने क्रिएट कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है, तो देख लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पर क्या है कि एक्सप्रेशंस लाइक मैनी अ या मैनी एन कई बार आता है, डिपेंड करता है आगे उसका नाउन क्या है। सो मैनी आ सकता है, मैनी एन आ सकता है, या फिर आ सकता है कि मोर देन वन। ये देखो दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं, अगेन मोर देन वन। आपको लगता है कि यार ये तो प्लूरल है, प्लूरल है, दिखने में लगता है, बट आर ग्रामेटिकली ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब इनको अगर आप ट्रीट कर रहे हो सिंगुलर की तरह तो डेफिनेटली आप यहां पर फिर दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। जैसे के लिए मैं बोलूंगा कि मैनी अ स्टूडेंट, पहली बात तो मैनी अ स्टूडेंट बोलूंगा, मैनी अ स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा। फिर मैं अगर बोलूंगा मैनी अ स्टूडेंट तो मैं बोलूंगा मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, हैज फेल्ड ना कि हैव फेल्ड। फिर है मैनी अ मिस्टेक हैज बीन मेड इन दिस प्रोसेस, मैनी अ मिस्टेक हैव बीन मेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैनी अ मिस्टेक हैज बीन मेड। फिर आपका आता है मोर देन वन वाला, मोर देन वन बॉय वॉज पनिश्ड, मोर देन वन बॉयज वर पनिश्ड नहीं होगा, मोर देन वन बॉय वॉज पनिश्ड, है ना। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है देखो इंग्लिश, लेकिन भैया समझना तो पड़ेगा आपको, है ना, समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछती है, एफकैट हो, सीडीएस हो या एनडीए हो। सो मोर देन वन बॉय वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग, याद रखना। चलो रूल 6 की बात कर लेते हैं अब। रूल 6, रूल 6 क्या कहता है, लेट अस सी। रूल 6 आपका कहता है क्या कि इन अ कंपाउंड सेंटेंस, कुछ आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। इफ द टू पार्ट्स नीड डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। होता यह है कई बार आपका कंपाउंड सेंटेंस है, एक में आप पास्ट की बात कर रहे हो, एक में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो एक ही सेंटेंस की। आप बात कर रहे हो एक ही सेंटेंस की। तो होता क्या है एक्चुअली वहां पर ये होता है कि आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा, अगर यहाँ पर डिफरेंट वर्ब की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ टेंस और बिकॉज ऑफ नंबर और बिकॉज ऑफ मीनिंग। नंबर मतलब एक सेंटेंस में एक पार्ट में सिंगुलर की बात हुई है, दूसरे पार्ट में प्लूरल की बात हुई है, पहले में पास्ट की, दूसरे में फ्यूचर की, या फिर दूसरे में प्रेजेंट की, पहले में कुछ और दूसरे में कुछ और, हाँ। सो देन द वर्ब मस्ट बी रिटन सेपरेटली, क्योंकि आपको क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि मैंने ना किया था ना मैं करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नाइदर आई डिड नॉर आई विल डू, है ना, नाइदर आई डिड नॉर आई विल डू। तो मतलब मेरे को अलग अलग वर्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं दो वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, दो टेंसेस की बात कर रहा हूँ जो कि अलग अलग है ना। सो ईच पार्ट में तो होता क्या है, वी कैन नॉट शेयर वन वर्ब इफ इट डज नॉट फिट बोथ पार्ट्स। अगर दोनों पार्ट्स में ये जो है आपकी फिट नहीं होती है तो आप यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये तो पिछले वाले आ गए हैं एक्चुअली, है ना, ये तो पिछले वाले हैं, पिछले वाले रूल्स के, छोड़ दो इन्हें। यहाँ पर देखते हैं रूल 6 के जो आपके एग्जांपल्स हैं। ही हैज़ नॉट अप्लाइड
एंड विल नॉट अप्लाई नेक्स्ट ईयर। यही तो बात बोली। देखो, अगर आप हैज़ की बात कर रहे हो मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, है ना, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो दोनों जगह आपको दो वर्ब्स की ज़रूरत होगी अलग अलग, इसीलिए आपने अलग अलग लगाया है। ही हैज़ नॉट अप्लाइड एंड विल नॉट अप्लाई, क्योंकि विल के साथ में सिंगुलर आती है, मतलब ये जो सिंपल जो फॉर्म होती है वो आती है, इसके साथ में थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल। यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं और आप रिपीट कर रहे हो, तो इनको रिपीट करने की ना भी जरूरत है। मतलब शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, तो आप अगर यहाँ पर इज ना लगाओ, ठीक है, ये वाला रूल हम कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पर इज ना लगाओ फिर भी ऑल राइट होगा सेंटेंस, क्योंकि दोनों को एक्चुअली इज की जरूरत है, इसलिए आप शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल लिख सकते हो। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, स्टिल वो आपका सही सेंटेंस होगा। इसको ना लगाओ, इसको हटा दो यहाँ से, फिर भी सही है। अगर लेकिन मैं कहूँ कि शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स, मैं वहां पर प्लूरल लेके आ जाऊं, तो मुझे लिखना पड़ेगा शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। ठीक है। नेक्स्ट है ही कन्फेस्ड बिफोर द पुलिस एंड वॉज सेंट टू जेल, है ना। देखो, पहले वाला क्या है, पहले वाला एक्टिव है, दूसरे वाला पैसिव है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स चाहिए, पहले वाले में डिफरेंट फॉर्म चाहिए, ही कन्फेस्ड, दूसरे में वॉज के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, तो आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड फेल इनटू द वेल एंड वॉज रेस्क्यूड बाय द विलेजर्स, है ना। देखो, सब्जेक्ट तो आपका सेम ही है, सब्जेक्ट आपका सेम है, इसलिए आप सब्जेक्ट आप रिपीट नहीं करोगे, लेकिन आपको वर्ब जो है रिक्वायरमेंट है डिफरेंट की, तो आप लगाओगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, है ना। नेक्स्ट है आपका आई डिड नॉट कॉल हिम एंड विल नॉट मीट हिम आइदर। सो आपको जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली यहाँ पर वर्ब्स की जरूरत है उनको आपको लगाना पड़ेगा। चलो, तो ये था आपका रूल नंबर 6। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहते हैं? रूल नंबर 7 एक्चुअली कहता ये है, रूल नंबर 7 कहता है कि नॉर्मली देखो यार, होता ये है कि हम कैसे लिखते हैं सेंटेंसेस को, देखना ध्यान से। नॉर्मली हम देखो सेंटेंसेस को लिखते हैं कि सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया, ऐसे तो लिखते हो, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस प्लस आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, शी फिनिश्ड हर वर्क, सिंपल सी बात है। लेकिन रूल 7 आपको कह रहा है कि यहाँ पर यार कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं ना जिनको आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है, और इस चीज को आप इन्वर्जन बोलते हो। तो रूल 7 ना आपको इन्वर्जन सिखाने वाला है। इन्वर्जन होता क्या है, लेट अस सी। बट समटाइम्स हमने देखा, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एम्फेसिस के लिए या स्पेशल स्टाइल के लिए हमें चेंज करना पड़ता है। हमें चेंज कैसे करना पड़ता है? हमें चेंज ऐसे करना पड़ता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हमें पहले लगाना पड़ता है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखनी पड़ती है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डिड है, इसमें टू डू वाली फॉर्म है डू, डज, और एक होती है डिड। तो ऑक्सिलरी वर्ब देखो पहले आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपकी मेन वर्ब आई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया, है ना। और ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एडवर्ब आ गया था। ये एडवर्ब जो है ना, हमने एडवर्ब वाली क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है कि ये इन्वर्जन का रूल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका वैसे रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है आपका, तो ध्यान से देखना। सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क, हम ये नहीं बोलेंगे कि सो क्विकली शी डिड फिनिश, नो, सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क, है ना। और ये जो चेंज है ना, इसे आप इन्वर्जन बोलते हो। चलो, अब इसके ना कुछ केसेस होते हैं, देखते हैं। पहले तो देख लो, पहले क्या होता है, कुछ वर्ड्स आपके होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एक तो होता है आपका हार्डली, और ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके एडवर्ब्स होते हैं, है ना, ये सारे आपके एडवर्ब्स होते हैं, याद रखना। एडवर्ब्स, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर है, रेयरली है, सो है, या लिटिल है। तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं, पहली बात तो ये आपके होते हैं एडवर्ब्स, और एडवर्ब के बाद में आपकी आती है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आती है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन।
तो उसी तरह देखो, आपका सो क्विकली वाला सेंटेंस था, सो क्विकली पहले आपका एडवर्ब आ गया, फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, डिड आ गई, फिर शी आया, फिर फिनिश आया, फिर हर वर्क दैट वी वर सरप्राइज, सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क दैट वी वर सरप्राइज। फिर है आपका हार्डली, हार्डली के साथ में देखो हैड आता है, ठीक है, हार्डली हैड आई रीच्ड, मतलब हार्डली के साथ में आपका ये व्हेन आता है, ठीक है ना। हार्डली हो, हार्डली हो या स्कार्सली हो, इन दोनों के साथ एक्चुअली वेन आता है, ठीक है, वेन आता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। नो सूनर के साथ में देन आता है। सो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। फिर है आपका स्कार्सली हैड ही स्पीकिंग व्हेन हैड ही स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन द बेल रैंग। फिर है आपका नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, नो सूनर डिड शी अराइव देन द मीटिंग बिगैन। फिर है लिटिल डिड वी नो अबाउट द ट्रुथ, राइट। सो when these come at the beginning of a sentence, we use inversion। जब भी ये आपके स्टार्टिंग में आते हैं ना, बिगिनिंग में आते हैं, तब हम एक्चुअली इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं। चलो, अब हम रूल नंबर 8 की बात करेंगे। रूल नंबर 8 की बात करते हैं, लेट अस सी। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 कहता है कि क्या होता है जब दो सिंगुलर नाउन्स आ जाएं, और वो दोनों सिंगुलर नाउन्स कैसे आते हैं? सेम पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हैं, या फिर फिक्स्ड पेयर में आ रहे हैं, वन आइडिया होता है, या फिर कनेक्टेड होते हैं बाई और एंड बट, है ना, और उनका मतलब जो होता है वो हमेशा होल निकलता है, तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, ब्रेड एंड बटर वाला, है ना, ब्रेड एंड बटर आपने सबने सुन रखा होगा। ब्रेड एंड बटर जो होता है उसको हम सिंगल यूनिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इस रूल में बताई जा रही है। चलो आगे एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर होती है बात। यहाँ पर आपके कुछ हैं केसेस। तो केस 1 क्या कहता है? केस ए क्या कहता है? केस ए कहता है टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ये हमने एक्चुअली नाउन वाले में किया है, ये अभी मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए हैं, आर्टिकल वाले में हम फिर से पढ़ेंगे ये वाला रूल। क्या कहता है ये कि व्हेन टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड पॉइंट टू वन पर्सन और वन थिंग वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। कैसे? हम बात करते हैं माई फ्रेंड एंड गाइड इज वेरी हेल्पफुल, मतलब यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को ही हम गाइड कह रहे हैं। कई लोगों के फ्रेंड्स जो होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं, तो उनका जो फ्रेंड है वही गाइड है, दोनों एक ही इंसान है, वन पर्सन है। फिर है द पोएट एंड फिलोसोफर इज रेस्पेक्टेड, मतलब यहाँ पर हमने अगेन सिंगुलर वर्ब लगाई क्योंकि ये सेम पर्सन है। सेम पर्सन अगर नहीं होता ना तो दोनों के आगे आर्टिकल लगाना पड़ता, द पोएट एंड द फिलोसोफर आर रेस्पेक्टेड कहना पड़ता, ठीक है। सो द पोएट एंड फिलोसोफर इज रेस्पेक्टेड बोलेंगे। क्लियर है? चलो केस बी की बात करते हैं। केस बी क्या कहता है? केस बी आपका कहता है कि फिक्स्ड पेयर्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कुछ होते हैं ना, वो फिक्स्ड पेयर्स होते हैं। फिक्स्ड पेयर्स कैसे होते हैं? सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर फॉर्म वन आइडिया। वन आइडिया कैसे निकालते हैं? कुछ कॉमन पेयर्स जैसे कि लिए ब्रेड एंड बटर है, हमेशा साथ में आता है। फिर है स्लो एंड स्टीडी। फिर है आपका टाइम एंड टाइड। फिर है आपका सम एंड सब्सटेंस, एंड देन आता है एम एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये सारे जो पेयर्स हैं ना वो सारे कॉमन होते हैं, कॉमन इन नेचर। जैसे कि बात करें ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न, यहाँ पर हम इज लगाते हैं। इज क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। फिर आता है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। हम ये नहीं बोलते स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, नो, विंस द रेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट की। फिर है आपका टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब ये टाइम एंड टाइड का ना स्पेशल केस होता है, यहाँ पर हम प्लूरल लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर वेट जो है वो यूज हुआ है। ये आपकी प्रोवर्ब होती है, देखो प्रोवर्ब जैसे बोली गई थी हम वैसे ही रखते हैं, उनसे हम छेड़खानी नहीं करते। मान लिया 500-600 साल पहले शेक्सपियर ने कोई बात बोल दी थी, भले ही ग्रामेटिकली आज हम बोलें कि वो इनकरेक्ट है, लेकिन उसने भाई एक प्रोवर्ब बोली थी, उसकी हम रेस्पेक्ट करेंगे, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते। सो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन बोलेंगे, ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। फिर आता है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी इज सिंपल। फिर है आपका द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिज प्लान इज क्लियर। हम ये नहीं बोलेंगे द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिज प्लान आर क्लियर, नो, एम और ऑब्जेक्ट हम दोनों एक ही तरह इनको ट्रीट करते हैं। क्लियर? चलो
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो दो केसेस की हमने बात कर ली, केस बी और केस ए की। अब हम बात करेंगे केस सी की। केस सी क्या क्या आपका क्या कहता है? ये कहता है मैथमेटिकल एंड फैक्चुअल एक्सप्रेशंस। कुछ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर फैक्चुअल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हो। कैसे? जैसे के लिए आपका है 2 and 2 is 4। 2 and 2 are 4 नहीं बोलते हैं, 2 and 2 is 4 बोलेंगे। फिर है 5 times 10 is 50। 5 times 10 is 50। लेकिन यहीं पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है 3 5s are 15। 3 5s are 15, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक 5 है, दूसरा 5 है, तीसरा 5 है, और ये तीन मिलके 15 बनाते हैं। तो यहां पर हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये थर्ड वाला आपका यहां पर इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। केस डी की बात करते हैं। केस डी आपका नो एंड नो वाला कंस्ट्रक्शन होता है। ये आपका नो और नो वाला कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है जैसे हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस में, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट। वर नहीं लगाएंगे हम यहाँ भाई, इनको हम सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली आप ये नहीं कहोगे कि नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वर प्रेजेंट, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 9 में भी आपके पार्ट्स हैं। जैसे के लिए पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या है, चलो देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इट। कुछ जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इट से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं उनके एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे। पहले देख लो कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, द वर्ब एग्रीज विद इट एंड नॉट द लेटर नाउन। नॉट विद द लेटर नाउन। बाद में कोई भी नाउन आपका यूज हुआ होगा और वो नाउन आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपकी जो वर्ब है वो एग्री करेगी इट से, और इट आपको पता है कि सिंगुलर होता है, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी पड़ेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखें। इट इज द स्टार्स दैट गाइड अवर डेस्टिनी। इट इज द स्टार्स। अब ये जो आपकी वर्ब है ना, ये इज, ये देखो सिंगुलर आई है। ये आपकी सिंगुलर आई है, ऑल दो अवर लेटर नाउन इज प्लूरल। स्टार्स है ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इज लगाते हो। और एक और बात याद रखना, उसके बाद अब ये जब नाउन आ गया है ना, उसके बाद अगर आप कुछ लगाते हो, दैट गाइड, है ना, ये देखो, ये हमने प्लूरल की तरह यूज किया है। अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करते तो गाइड्स कर देते, लेकिन इसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। बाद वाली जो आपकी वर्ब है ना, वो तो एग्री करेगी बाद वाले नाउन से, लेकिन ये जो वर्ब होगी वो नहीं करेगी। फिर है इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल। अब ये देखो, एम आपका आई के लिए आता है, आई के साथ में एम ही आता है, आप सबको पता है ना। लेकिन ये जो आई है ना, इज है, ये आपका इट के लिए आया है। नेक्स्ट है आपका इट वॉज शी हु कॉल्ड मी। इट वॉज, है ना, इट वॉज शी हु कॉल्ड मी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट कहते हैं जब देयर से स्टार्ट हो रहा हो। कई बार क्या होता है, आपको जो सेंटेंस होता है वो इट से स्टार्ट होता है, कई बार देयर से स्टार्ट होता है। आपकी जो पुरानी स्टोरीज होती थी बचपन में जो आप पढ़ते थे, देयर वॉज अ किंग, ऐसे करके स्टार्ट होता था ना आपका सेंटेंस। तो उसी तरह से तो यहां पर क्या है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर, द वर्ब एग्रीज विद रियल सब्जेक्ट, नॉट विद देयर। तो देयर वाले में देखो, इट वाले में तो सिंपल है। इट वाले में क्या होता है कि आपको सिंगुलर ही लगानी है और आपका इट से ही एग्री करती है। लेकिन देयर वाले में देयर से कुछ एग्री नहीं करता। देयर देखो पता भी नहीं चलता ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इससे बेहतर है कि आपका जो भी नाउन आ रहा है, जो भी आपका रियल सब्जेक्ट है, उससे अपनी वर्ब को एग्री कराओ। एग्जाम्पल अगर हम देखें, देयर इज अ बॉय इन द क्लास। यहाँ पर हम इज लगा रहे हैं क्योंकि हम ये इज हम देयर की वजह से नहीं लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं अपने रियल सब्जेक्ट की वजह से। फिर है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आउटसाइड। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, मतलब ये आपका मैनी स्टूडेंट्स जो है वो आपका प्लूरल हो गया। अब इस प्लूरल की वजह से जो भी आपको लगानी है ना, डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर रियल सब्जेक्ट, मैनी सब्जेक्ट्स, इसकी वजह से आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, दैट इज आर। फिर देयर वॉज अ बॉय एंड अ टीचर इन द रूम।
यहाँ पर आप नियरेस्ट वाले के साथ जाओगे, देयर वॉज अ बॉय। तो यहाँ पर आप नियरेस्ट वाले के साथ जाओगे, जो कि आपका बॉय है, वो सिंगुलर है, इसलिए आप वॉज लगाओगे। क्लियर? चलो, रूल 9 का ही सी पार्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। अब रूल 9 का सी पार्ट ये कहता है कि कई बार सेंटेंसेस जो हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चंस द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ये तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक सा एक्चुअली रूल है ना। नॉट विद द कॉम्प्लीमेंट। कैसे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपकी क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपका सिंगुलर है ना, ये तो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। फिर है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, फिर आप सिंगुलर लगा दोगे। फिर है व्हाट आर दीज मार्क्स, व्हाट आर दीज मार्क्स, तो अगेन आपका सिंपल है, दीज मार्क्स प्लूरल है तो उसके साथ में प्लूरल लगाएंगे। व्हाट इज द एविडेंस, तो सिंपल है, एविडेंस आपका सिंगुलर है इसलिए आप सिंगुलर लगाओगे। तो ये तो बड़ा ही सिंपल था, है ना। चलो, रूल नंबर 10 की बात करते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 ना बात करता है कॉमन सेंस की। ये कहता है कि यहाँ पर आते ही आप ग्रामर को थोड़ा सा रखो साइड में और यहाँ पर लगाओ अपनी कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर इंग्लिश आती है, इंग्लिश आप पढ़ना जानते हो, उसका मतलब निकालना जानते हो, तो आप रूल 10 जो है अप्लाई कर लोगे, बढ़िया से अप्लाई कर लोगे। क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। सो यू हैव टू यूज योर वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, नॉट जस्ट फॉर्म। होता क्या है? समटाइम्स अ नाउन लुक्स सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर लग सकता है, प्लूरल लग सकता है, बट द वर्ब्स बट द वर्ब डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। सेंस क्या है? नॉट जस्ट ऑन द फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म पे हम उतना नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे कि यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है आपका। सो वी चूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू व्हाट द नाउन एक्चुअली मीन्स इन दैट सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस देखो, उससे और क्लैरिटी आएगी। इनके एग्जाम्पल्स देखो। तो केस 1 आपका जो है, केस 1 कहता है नंबर से रिलेटेड, नंबर। सो वर्ड्स लाइक नंबर, एक नंबर जैसे आपका वर्ड है ना, कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। अब ये मीनिंग पे डिपेंड करता है, वर्ड आपका यही होगा, नंबर ही होगा, लेकिन वो सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है, मतलब पे डिपेंड करता है। ये भी अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इफ इट मीन्स अ फिगर और क्वांटिटी, अगर नंबर से मतलब निकल रहा है कोई फिगर का या क्वांटिटी का, तब आप बताओगे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। अगर इफ इट मीन्स मैनी पीपल और थिंग्स, देन प्लूरल हो जाएगा। इनके भी एग्जाम्पल देख लो और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट और वर एब्सेंट। यहाँ पर मतलब क्या है कि मीन्स मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आपके प्लूरल हो गए, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज इंक्रीज्ड। यहाँ पर आपने सिंगुलर यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि जो नंबर है ना, यहाँ पर हम नंबर पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि नंबर एडमिशंस का बढ़ गया है। सो हम कह रहे हैं कि मीन्स द फिगर, मीन्स द फिगर, यहाँ पर हम फिगर की बात कर रहे हैं, वो जो नंबर है ना वो बढ़ गया है। और पहले वाले में अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये हम यहाँ पर एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं, कितने ज़्यादा लड़के हैं, बॉयज़ हैं, है ना। इसलिए हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखो, सिंपल है, इजी है ना। रूल पढ़ने में बड़ा ही भले ही कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन एग्जाम्पल की मदद से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट केस भी आपका आता है मीन्स और वेजेस का। वेजेस वही आपकी जो तनख्वाह वगैरह होती है, सैलरी होती है। सो मीन्स और वेजेस जो होते हैं वो ग्रामेटिकली प्लूरल होते हैं। ग्रामेटिकली देखो प्लूरल होते हैं, बट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। होता क्या है कि कई बार मीनिंग पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि इनको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करें या फिर हम प्लूरल की तरह ट्रीट करें, क्योंकि मीन्स और वेजेस देख के तो यही लगता है कि प्लूरल ही होंगे। अब ये इसके भी एग्जांपल देख लो। इसके एग्जांपल पहला है हिज मीन्स इज लिमिटेड। हिज मीन्स इज लिमिटेड, हिज मीन्स आर लिमिटेड नहीं, हिज मीन्स इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीन्स है ना वो सोर्स ऑफ इनकम है और ये आपका सिंगुलर होता है, सो हिज मीन्स इज लिमिटेड आएगा।
फिर है आपका द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गुड इन दिस सिटी। यहाँ पर हम मीन्स की बात कर रहे हैं मेथड से। जो भी मेथड है ना ट्रांसपोर्ट के, मान लिया कहीं पर विक्रम चल रहे हैं, कहीं पर बसेस चल रही हैं, कहीं पर मेट्रो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है एक साथ। तो हम मेथडोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं। सो मीन्स आपके मेथड्स हो गए, वो प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट है आपका हर वेजेस आर लो। हर वेजेस आर लो, वेजेस का मतलब है यहाँ पर सैलरी से, सैलरी आपकी प्लूरल हो गई यहाँ पर। सो हर वेजेस आर लो। तो डिपेंड करता है मीनिंग पे, इतना आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा यूपीएससी में। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट पे जाना है, उसकी मीनिंग समझनी है, देन यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। चलो, थर्ड आपका जो आता है केस सी, जो है केस सी में तीन वर्ड्स आपके आ जाते हैं। एक हो गया वैरायटी, दूसरा हो गया प्लेंटी, तीसरा हो गया अलॉट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे के लिए वैरायटी है, अगर अगर यहाँ पर फोकस हो रहा है वैरायटी इटसेल्फ पे, मतलब वैरायटी पर ही फोकस हो रहा है, तो आप सिंगुलर के साथ जाओगे। अगर यहाँ पर फोकस हो रहा है आइटम्स पे, तो आप प्लूरल के साथ जाओगे। देखते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन दिस शॉप। तो यहाँ पर हमने इज लगाया क्योंकि हम वैरायटी की बात कर रहे हैं। वैरायटी मतलब वन कलेक्शन, मतलब एक वैरायटी जो है बुक्स की वो प्रेजेंट है, एक वैरायटी जो है बुक्स की वो प्रेजेंट है। हम्म फिर हम बात करते हैं अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक टाइप की, एक जो वैरायटी के फ्लावर्स जो है ना, वो ब्लूम करते हैं यहाँ पर इस गार्डन में। तो यहाँ पर हम फ्लावर्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, आइटम्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखो समझना पड़ रहा है ना, पढ़ के समझना पड़ रहा है। तो बस यही है। फिर है आपका प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। फिर है आपका प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग। प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग, है ना। तो डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 11 की। अब रूल नंबर 11 देखो ध्यान से देखना, क्योंकि रूल नंबर 11 ऐसा है जिसपे बहुत लोगों ने ना कंप्लीट डिफरेंट टाइप के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, पूरे पूरे वीडियोस। क्योंकि इसमें आप देखने वाले हो कंडीशनल सेंटेंसेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? सब्जंक्टिव मूड एक्चुअली क्या होता है, ये अनरियल होता है, विश होती है, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है। ये मैं आपको कंप्लीटली रूल 11 में पूरा कंप्लीट यहीं पे करवा दूंगा। सबसे पहले तो समझ लो कि सब्जंक्टिव मूड होता क्या है। सब्जंक्टिव मूड एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट विशेस, हम बात करते हैं कि ऐसा काश ऐसा हो जाता। रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं, रिग्रेट्स रह गए कि यार टाइम पे कर लिया होता, अगर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। हम्म या फिर हम बात करें इमेजिनरी सिचुएशंस की, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये कर देता। अब ये सारी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। या फिर हम बात करें अनरियल और अनलाइकली कंडीशंस की, पॉसिबल नहीं है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता, मैं गायब हो जाता, अगर मैं सुपरमैन होता तो ये कर देता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हो, है ना। अनरियल है, अनलाइकली कंडीशंस हैं, होने नहीं वाली हैं, लेकिन सेंटेंसेस तो हैं, सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स भी होते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, दीज आर नॉट द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स तो नहीं है, ये बस आपके थॉट्स हैं, विशेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हो भी सकता है। तो ये सब जब बात करते हैं ना, तब तो हम बात करते हैं कि ये सब्जंक्टिव मूड होता है। ये ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं होती हैं, ये सब्जंक्टिव मूड होता है। तो इनसे रिलेटेड रूल्स क्या हो कहते हैं, ये देखो। अब पार्ट ए, अब पार्ट ए में हम देखेंगे जब आपका प्रेजेंट अनरियल सिचुएशंस होती हैं, जब हम वर्ब को यूज करते हैं। प्रेजेंट है, अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन है। कैसे? लेट अस सी। व्हेन द सिचुएशन इज नॉट ट्रू नाउ, कि आज के टाइम पर वो ट्रू नहीं है, आज के टाइम पर वो ट्रू नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, फॉर ऑल पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर की प्लूरल है सिंगुलर है, डजेंट मैटर, हम वर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? लेट अस सी। एग्जाम्पल देखो, आई विश आई वर रिच। आई विश आई वर रिच, मतलब वर के आपको पता है कि आई के साथ में वॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वर लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो आपको दिखाना होगा। तो इसका मतलब क्या है, बट आई एम नॉट रिच। आई विश आई वर रिच,
मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं अमीर होता, लेकिन मैं हूँ नहीं। इसलिए आप वर लगाओगे। नेक्स्ट है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड स्टडी मोर। डेफिनेटली, अब आप जितनी कर रहे हो उससे ज्यादा तो मैं करता ही, हाँ, है ना। सो इफ आई वर यू, आई वुड स्टडी मोर। फिर है शी विशेस शी वर टॉलर, उस वो ऐसी आशा करती है कि वो थोड़ी सी और लंबी होती, लेकिन अब तो है नहीं। हाँ, है नहीं। वो है केवल 5 फुट 7 इंच की, वो चाहती है कि 6 इंच की होती। मतलब इंच नहीं, फुट, है ना। फुट की बात कर रहा हूँ, इंच नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो शी विशेस शी वर टॉलर, तो इसलिए आप वर लगाओगे। तो पहली बात तो यहाँ पर जो प्रेजेंट अनरियल सिचुएशंस होती है ना, वहां पर आप वर लगाते हो, क्योंकि ये है नहीं पॉसिबल, ऐसा कुछ ट्रू है नहीं। चलो, पार्ट बी की बात करें। पार्ट बी कहता है कि विशेस अबाउट द प्रेजेंट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आई विश प्लस पास्ट टेंस। एग्जांपल्स देखो, आई विश आई हैड अ कार, बट आई डोंट हैव वन। एक्चुअली आई डोंट हैव वन, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कार होती। सो आई विश आई हैड अ कार। आई विश आई न्यू द आंसर, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे आंसर पता होता, लेकिन आंसर नहीं पता है। यही आप फील करोगे ना, जब 12 अप्रैल को जब बैठोगे तो फिर यही सेंटेंस आप बोलेंगे, आई विश आई न्यू द आंसर, लेकिन आपको पता नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से। तो पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका पार्ट सी। पार्ट सी क्या कहता है? पार्ट सी कहता है विशेस अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में विशेस, कि मेरे टाइम पर काश ऐसा हो जाता। अब 12 अप्रैल के बाद आप ऐसा बोलोगे, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, बट आई डिडंट। सो इसका स्ट्रक्चर होता है आई विश प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखें, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। फिर है आपका आई विश आई हैड मेट हर अर्लियर, मैं आशा करता हूँ कि मैं उसे और जल्दी मिला होता, कुछ और टाइम बिता लिया होता उसके साथ, लेकिन नहीं। सो आई विश आई हैड मेट हर अर्लियर। फिर क्या है? फिर आपका आता है पार्ट डी। पार्ट डी देखो है जो, वो है अनरियल कंडीशंस। यहां पर इफ क्लॉज लग जाता है, यहां पर कंडीशन लग जाती है। यहां पर एक्चुअली कंडीशन लग जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। हम्म कैसे? यहां पर टाइप 2 एक होता है, वो होता है अनरियल प्रेजेंट। इसका इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट टेंस प्लस वुड प्लस वर्ब। जैसे के लिए, इफ आई हैड अ हाउस आई वुड इनवाइट यू। इफ आई हैड अ हाउस, अगर मेरे पास एक घर होता तो मैं तुम्हें डेफिनेटली इनवाइट करता। फिर है इफ शी वर हेयर शी वुड हेल्प अस, अगर वो यहाँ पर होती ना तो वो मुझे हेल्प जरूर करती, लेकिन वो प्रेजेंट है नहीं। तो ये प्रेजेंट का है, अनरियल प्रेजेंट है। फिर अनरियल पास्ट की बात करते हैं। अनरियल पास्ट जो होता है ना, उसमें चीजें ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड होती हैं? यहाँ पर इफ के साथ में आपको हैड लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, फिर आपका वुड हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे? सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड नोन द ट्रुथ आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मुझे सच के बारे में पता होता, तब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कि तब मैंने आपकी हेल्प करी होती। ऐसे ही तो अक्सर हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव्स, वो बात करते हैं। हमारे दोस्त जो होते हैं, कि मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो हमने हेल्प करी होती। इफ आई हैड नोन द ट्रुथ आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो आपको बस ये याद रखना है। फिर आपका सेकंड वाला पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ। इफ शी हैड वर्कड हार्डर शी वुड हैव पास्ट। तो आपको ये याद में रखना है कि पहले वाले में जो होता है, जो अनरियल प्रेजेंट होता है, वहां पर हैड लगाते हैं। ये भी जो भी है पास्ट टेंस आता है, लेकिन साथ में केवल वुड आता है, वुड के साथ में हैव नहीं लगाता है। अब हैव नहीं आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी। दूसरे वाले में क्या होता है, अनरियल पास्ट में एक्चुअली हैड आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए आपका वुड हैव आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, चलो और कुछ बात करें। और देखो, कुछ और केसेस होते हैं। पार्ट ई क्या कहता है? पार्ट ई है एज इफ और एज दो वाले। ये कहते हैं, व्हेन समथिंग इज नॉट ट्रू यूज पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जब कोई चीज़ एकदम सही नहीं होती ना, कोई चीज़ सही नहीं होती है, तो आपको पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे के लिए हम बात करते हैं कि ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे ये राजा हो। ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई राजा हो। अब ये चीज सच नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि वो राजा है नहीं।
और इस चीज़ को आपको दर्शाना है, दिखाना है, तो आप कैसे बोलोगे? ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग बिकॉज ही इज नॉट। नेक्स्ट है शी बिहेव्ड एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट। वो बात तो बिहेव तो ऐसे कर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये चीज़ क्योंकि सच नहीं है, उसने भूत देखा नहीं था, लेकिन आपको ऐसे बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट एफ। पार्ट एफ कहता है वुड रादर और हैड रादर। इनको कैसे यूज करेंगे, लेट अस सी। तो यहाँ पर यार इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस। कैसे? आई वुड रादर यू स्टेड विद मी। मतलब मैं ऐसा आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ रुक जाते। आई वुड रादर यू स्टेड विद मी। अब ये देखो, पढ़ने में बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली 100% सही है। आई वुड रादर यू स्टेड विद मी। नेक्स्ट है आपका शी वुड रादर ही टोल्ड द ट्रुथ। शी वुड रादर ही टोल्ड द ट्रुथ। वो ऐसा चाहती है कि उसने ऐसा कर दिया होता। आई वुड रादर यू डिडंट गो अलोन। आई वुड रादर यू डिडंट गो अलोन। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता कि तुम अकेले नहीं जाते। तो इस टाइप की बातें जब की जाती हैं तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको 2-3 बार पढ़ लेना। ये माइंड में आपके फीड हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलो रूल नंबर 12 की बात करते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 बात करता है कॉजेटिव वर्ब्स की। अब कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो किसी चीज का कारण बनती हैं, कॉज बनती हैं, है ना, रीजन बनती हैं। जैसे के लिए कुछ वर्ब्स होती हैं, मेक है, गेट है और हैव है। कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे सेंटेंसेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कॉजेटिव वर्ब्स? सो कॉजेटिव वर्ब्स show that someone causes another person to do something or arranges for something to be done। जैसे के लिए मैं किसी को काम करवाऊं किसी से, है ना, कि आई विल मेक हिम स्टडी। मैं उसे मतलब बोलूंगा कि पढ़ने के लिए, मैं उसे पढ़वाऊंगा, ठीक है, कि पढ़ के दिखा, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। इस टाइप की जब बातें होती हैं तो ये आपको देखो टर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें आइडेंटिफिकेशन में हो सकता है एक ऑप्शन आपका कॉजेटिव वर्ब का दे दे 4 में से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेन कॉजेटिव वर्ब्स आपकी कौन सी हो सकती हैं? मेक हो सकती है, गेट हो सकती है, हैव हो सकती है। यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे अभी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर और यूजेस मेक का। मेक आपका देखो फोर्स करता है या कंपेल करता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आई विल मेक हिम स्टडी, मतलब मैं उससे पढ़वा के रहूंगा। आई विल मेक हिम स्टडी, या कंपेल कर दूंगा, फोर्स करूंगा उसे। हाँ, तो यहाँ पर होता है मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। आई मेड हिम अपोलोजाइज, मैंने उससे माफी मंगवाई। हम्म मैंने उससे माफी मंगवाई, तो ये चीज है। या फिर द टीचर मेड द स्टूडेंट्स री राइट द आंसर। अब बच्चे जो है आंसर लिख के आए, लाए, सही नहीं था तो टीचर ने उनसे फिर से लिखवाया। सो द टीचर मेड द स्टूडेंट्स री राइट द आंसर। और एक और चीज, मेड के साथ में या मेक के साथ में देखो टू नहीं लगाते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती है, तो याद रखना यहाँ पर टू जो है नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका गेट। मैंने 3 बताई ना, नेक्स्ट आपकी है गेट। तो गेट से हम करते हैं परसुएड करना या अरेंज करना। किसी के लिए कोई चीज़ अरेंज कर देना, आई विल गेट यू दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। हाँ, या फिर परसुएड करना करना। हाँ, सो देखते हैं इसका क्या होता है। देखो स्ट्रक्चर सबसे पहले गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। तो यहाँ पर देखो टू आता है ना, गेट में आता है, उसमें टू नहीं आता है, मेक में टू नहीं आता है, याद रखना। फिर है आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर। मैंने मतलब परसुएड किया मैंने अपने दोस्त को कि भाई लेटर लिख, है ना। फिर है शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर, है ना, वो अपने फ्रेंड ब्रदर को अरेंज करती है, बुलाती है कि इसकी भाई मदद कर दे, है ना, अपनी फ्रेंड की बोलती है मदद कर दे। तो शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर। यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया एक टाइप का। नेक्स्ट है आपका हैव देखो क्या होता है। हैव आपका अरेंजमेंट दिखाता है अगेन आपका, या फिर कॉज दिखाता है यहाँ पर, लेकिन फोर्स नहीं की जाती चीजें। देखो यहाँ पर फोर्स नहीं की जाती। मेक में देखो फोर्स हो रहा था, करवाया जा रहा था काम। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, ये आपका फॉर्मल में हो गया, ठीक है। या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल व्हेन समवन एल्स डज द वर्क। देख लो, देख लो यहाँ पर क्या है। आई हैड माई हेयर कट। आई हैड माई हेयर कट मतलब अपने जो हेयर कट है मैंने करवा लिए, ठीक है। फिर है ही हैड हिज
हाउस पेंटेड, मतलब उसका जो हाउस है वो जो पेंट हो गया है ना, उसने करवा लिया है। ही हैड हिज हाउस पेंटेड, यहाँ पर कॉज बना है या अरेंजमेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर फोर्स नहीं है ना। या फिर नेक्स्ट है आपका शी हैड द डॉक्यूमेंट्स चेक्ड। शी हैड द डॉक्यूमेंट्स चेक्ड। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पैसिव पैसिव कॉजेशन आता है। पैसिव कॉजेटिव वर्ब्स होती है, ये क्या होती हैं? यहाँ पर आता है कि सब्जेक्ट प्लस गेट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे के लिए ही गॉट हिज फ्रेंड रिपेयर्ड, सॉरी फ्रेंड नहीं फोन है, ही गॉट हिज फोन रिपेयर्ड, मतलब कि इसने खुद तो फोन रिपेयर नहीं किया ना, इसने करवाया, तो ये आपका पैसिव हो गया। ये आपका पैसिव हो गया। जैसे के लिए दे हैड देयर कार सर्विस्ड। और यहाँ पर एग्जांपल्स देख लो सारे एक साथ। आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर, ये आपका फोर्स्ड हो गया, मतलब मैंने लिखवाया उससे। या फिर माई फ्रेंड वॉज मेड टू राइट अ लेटर, मतलब पैसिव हो गया, उससे लिखवाया गया, पता नहीं किसने लिखवाया था। हाँ। नेक्स्ट है आपका ही गॉट हिज हाउस पेंटेड बाई एक्सपर्ट पेंटर्स, ये आपका अरेंजमेंट हो रहा है। फिर है ही हैड अ हाउस डिमोलिश्ड, मतलब यहाँ पर अरेंज्ड फॉर डिमोलिशन, है ना। चलो अब बात करेंगे रूल नंबर 13 की। सो रूल नंबर 13 क्या कहता है? व्हेन अ सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज, दैट क्लॉज एंड द मेन वर्ब इज थिंक, बिलीव, सपोज, इमेजिन, etc एंड द आइडिया इज नेगेटिव। क्या होता है? वी पुट द नेगेटिव इन द मेन क्लॉज एंड नॉट इन द दैट क्लॉज। होता क्या है एक्चुअली, जो आपका कई बार क्या होता है, कई बार आपका सेंटेंस जो होता है ना वो थिंक उसमें आता है, आई थिंक, या फिर आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता, जब आप बोलते हो ना कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता, है ना, मैं नहीं ऐसा मानता, जब इस टाइप की आप जब बातें करते हो ना, तो आप पहले वाले में जो आपका मेन क्लॉज होता है ना उसमें निगेटिव को यूज करते हो, ना कि बाद वाले में। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल क्या होता है? पहले तो स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज या फिर डिड नॉट, है ना, जो भी आपको सूटेबल हो टेंस के अकॉर्डिंग। फिर आपको जो भी लगाना हो, थिंक, बिलीव, सपोज, है ना, ये सारी चीजें लगाओगे। फिर आप दैट लगाओगे, फिर अपना पॉजिटिव क्लॉज लगाओगे, ना कि निगेटिव क्लॉज। देखते हैं। जैसे पहला आपका सेंटेंस है आई डू नॉट थिंक ही विल पास। आई डू नॉट थिंक ही विल पास, मुझे नहीं लगता कि वो पास हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर आप बोलो कि आई थिंक ही विल नॉट पास, ये देखो उतना प्रेफरेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका आई डोंट सपोज शी विल कम टुडे, ये ठीक है, लेकिन आई सपोज शी विल नॉट कम टुडे, तो इसमें ना काफी ज्यादा सर्टेनिटी होती है कि आई थिंक ही विल नॉट पास, जिसमें सर्टेनिटी हो जाती है कि वो भाई पास होगा ही नहीं, तो आप इस किसी चीज को इतनी सर्टेनिटी से कह नहीं सकते। इसलिए आप कहते हो कि आई डू नॉट थिंक ही विल पास। आई डू नॉट सपोज शी विल कम टुडे, वो आ भी सकती है ना, हु नोज। फिर है आपका आई डोंट बिलीव दे आर रेडी। ग्रेट। आई डोंट इमेजिन ही नोज द ट्रूथ, भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि वो उसे सच्चाई पता है ना। तो ये इस तरीके से आप यूज करोगे, पहले वाले पार्ट में आप निगेटिव चीज को यूज करोगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, थोड़ा सा सार्कास्टिक है, ठीक है। कैसे? दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू होप। होप एक आपका वर्ड है, जैसे आपने थिंक, बिलीव, इमेजिन के साथ में आपने यूज कर लिया, लेकिन आप होप के साथ यूज नहीं कर सकते। आई होप ही विल नॉट फेल, ये देखो सही है। आई होप ही विल नॉट फेल, ये सही है, लेकिन आप आई डोंट होप ही विल पास, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। आप आशा करते हैं कि वो फेल ना हो, या फिर आप आशा नहीं करते हैं कि वो पास हो, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो आप बोलोगे आई होप ही विल नॉट फेल। मैं आशा करता हूं कि वो फेल ना हो। लास्ट रूल, रूल नंबर 14 क्या कहता है? व्हेन अ क्लॉज बिगिंस विद एज और देन एंड द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड नॉट रिपीटेड, द वर्ब मस्ट एग्री विद द हिडन सब्जेक्ट। होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स में ना, कुछ एक्चुअली सेंटेंसेस में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, वो दिख नहीं रहा होता है आपको। और जो आपका सेंटेंस है वहां पर देखो एज या फिर देन, ये सारी चीजें आ रखी होती हैं, और इनसे हमें ये लगता है एक्चुअली, इनसे हमें ये लगता है कि जो आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, और जो आपका एज वगैरह है ना, एज हो गया, देन हो गया, ये सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं।
कैसे? जैसे कि ही वर्कड एज वॉज एडवाइज्ड, एज वॉज एडवाइज्ड, क्योंकि एज ही वॉज एडवाइज्ड है ना, तो आप ही नहीं लगाते हो यहाँ पर, एज वॉज एडवाइज्ड यहाँ पे समझ जाया जाता है अपने आप कि एज ही वॉज एडवाइज्ड, यहाँ पर ही लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है आपका शी अराइव्ड लेटर देन वॉज प्लान्ड, मतलब यहाँ पर आप देन वॉज प्लान्ड क्या कर रहे हो कि शी अराइव्ड लेटर देन इट वॉज प्लान्ड, कुछ प्लान किया गया होगा ना, सो देन इट वॉज प्लान्ड, तो इट को ना लगा के आप सीधा मतलब सेंटेंस को लिख देते हो, छोटा बना देते हो सेंटेंस को, और चीजें अपने आप वो जो होती हैं अंडरस्टूड होती हैं। जैसे के लिए नेक्स्ट है आपका द सोल्जर्स फॉट एज वर कमांडेड, एज वर कमांडेड मतलब एज दे वर कमांडेड। अब देखो सब्जेक्ट आपका हिडन है, आपको समझना पड़ेगा द सोल्जर्स वर कमांडेड ना, सोल्जर्स वर कमांडेड, कमांड कौन किया गया था, सोल्जर्स वर कमांडेड है ना, इसलिए आपको वर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है दे है वो हिडन है ना। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे के लिए आपका एग्जांपल है द गेस्ट केम ऑन टाइम एज वॉज होप्ड। जैसे के लिए हम यहाँ पर बात करें एज इट वॉज होप्ड ही वुड कम, है ना, एज इट वॉज होप्ड। नेक्स्ट है आपका द गेस्ट केम इन ग्रेट नंबर देन वॉज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली आपने सिंगुलर वर्ब वॉज लगाया है क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो नंबर का, है ना, कि देन वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब आपको नंबर जानना है कि इतने ज़्यादा जो नंबर है ना, द गेस्ट केम इन ग्रेट नंबर, तो नंबर पे आप एम्फेसाइज कर रहे हो, नंबर तो आपका सिंगुलर ही है ना। लेकिन नेक्स्ट वाला देखो, देर वर मोर मैंगोज देन वर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि वहाँ पर मैंगो ज़्यादा थे, जितने आपने उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा थे। यहाँ पर आपने नंबर पे एम्फेसाइज नहीं करा, क्योंकि नंबर यहाँ पे है नहीं, सो प्लूरल वर्ब आपका आएगा, वर आएगा, बिकॉज मैंगोज इज प्लूरल। नेक्स्ट है देर वर मोर सर्वेंट्स देन वॉज रिक्वायर्ड, देन वॉज रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड का मतलब है रेफर्स टू द नंबर ऑफ सर्वेंट्स, मतलब इतना जो सर्वेंट्स है वो रिक्वायर्ड नहीं था, है ना, मतलब नहीं थे, जो नंबर है ना सर्वेंट्स का वो उतना रिक्वायर्ड नहीं था, देन इट वॉज रिक्वायर्ड, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आपको बस यहाँ पर कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, आपको इंग्लिश से थोड़ा सा अनुवाद करना पड़ सकता है, ट्रांसलेट करना पड़ सकता है ना, उससे आप चीज़ें आसानी से समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो यार, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं और उनकी फॉर्म्स होती हैं, ये आपको कहीं से भी कोई भी लिस्ट मिल जाए ना, वहाँ से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज देखो पहले तो देख लो क्या होता है। जैसे कि लिए स्विंग होती है ना, स्विंग की जो पास्ट फॉर्म होती है स्विंग होती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आपका स्वंग होता है ना, ये आपकी आप जो इजी लैंग्वेज में बोलते हो फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, ये होगी आपकी थर्ड फॉर्म। जैसे रिंग होता है आपका एक वर्ड, रिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कपड़ों वगैरह को निचोड़ते हो ना उसे बोलते हैं रिंग करना, तो रिंग का सेकंड फॉर्म होती है रंग, फिर होता है रंग। फिर स्टिंग का वैसे ही स्टंग होता है, स्टंग होता है। फाइंड का जो पाना होता है ना, फाइंड, उसका फाउंड होता है, फाउंड होता है। एक होता है आपका फाउंड होता है, इसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना, जैसे के लिए आईआईटी वाज फाउंडेड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपकी फाउंडेड होती है, अगेन आपकी फाउंडेड होती है। तो यहाँ तो मैंने काफ़ी कम बताई हैं आपको, ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, तो इनके लिए आपको कहीं से भी मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज आपको डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ठीक है, उसको पहले तो सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ऐसी बहुत सारी वर्ब्स की जो कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है, और उनकी जो फॉर्म्स होती हैं ना वो अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। तो वो डेफिनेटली कर लेना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, है ना। तो डेफिनेटली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, है ना। और ये है नंबर, अगेन नंबर ये है, अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली फ्रीली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, और रिवाइज डेफिनेटली करते रहना, और तब तक कुछ और वीडियोस आती रहेंगी, और डेफिनेटली आपका जो एफकैट जो आ रहा है ना उसके लिए कुछ और कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक, और वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिन में ही, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एफकैट से पहले ही ये पूरा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर ये आपका जो इंग्लिश का जो सीरीज़ है, क्योंकि 4-5 वीडियोज़ और बचे हैं वो भी हो जाएंगे, फिर आपका जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना वही होंगी बस, और तो आपको बस प्रैक्टिस वगैरह करते रहना है, क्लियर।
चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।